brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की तारीख में अगर कोई क्राइम करने के बाद ये सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, तो ये शायद उसकी सबसे बड़ी भूल है। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इतने सारे सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हुए हैं, शहर तो छोड़िए गाँव में लगे हुए हैं कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या अगर मूव नहीं करता है तो भी उसका एक एविडेंस अपने आप जनरेट होता है। ऐसे में कोई क्राइम करे और बच जाए, इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। इसीलिए हर क्रिमिनल जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, पुलिस उसे आखिरकार आउट स्मार्ट कर देती है। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं जिसमें अपराध करने वालों को यह लगा था कि उन्हें पुलिस किसी कीमत पर पकड़ नहीं पाएगी। तमाम जतन कर लिए थे, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए। और ये घटना कहीं दूर दराज के इलाके की नहीं, बल्कि दिल्ली के बिल्कुल करीब गुरुग्राम की है। हरियाणा में गुरुग्राम है, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, और इसे मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वजह यह है कि यहाँ पर दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं और बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है और बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला शहर है गुरुग्राम। उसकी वजह एक ये भी है कि पास में ही आईजीआई एयरपोर्ट है, जहाँ से पूरी दिल्ली की कनेक्टिविटी बाकी दुनिया से है, वर्ल्ड से है। तो इसी गुरुग्राम के पास एक गांव है शिकोहपुर। इस शिकोहपुर गांव में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था राजेंद्र। राजेंद्र की उम्र 52 साल की थी और वो एक बिजनेसमैन थे। आईएमटी मानेसर है गुरुग्राम के पास में ही, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है दूर दराज से, सुदूर इलाकों से और अलग अलग शहरों, यहाँ तक कि विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर इनका एक पीजी था, पीजी यानी पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन। तो 22 नवंबर को वो अपनी कार लेकर घर से पीजी के लिए निकले थे, जहाँ पर उनका वो एस्टैब्लिशमेंट था। लेकिन इसके बाद वो लौट कर नहीं आए। घर वालों ने राजेंद्र को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले बहुत परेशान हुए। शुरू में तो उनको लगा कि शायद मोबाइल की बैटरी चली गई होगी, लेकिन जब लगातार फ़ोन करने के बावजूद उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली तो घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब 52 साल का एक आदमी अगर कहीं गायब हुआ है तो आम तौर पर ये एज्यूम नहीं किया जाता, ये नहीं माना जाता कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर घर के लोग ये ना बताएं कि उनकी इससे दुश्मनी थी या किसी ने धमकी दी थी अगवा कर लेंगे या मार देंगे। तो इस तरह की कोई बात राजेंद्र जी के साथ नहीं थी। ऐसे में राजेंद्र के घर वालों ने भी कोई किडनैपिंग जैसी बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि राजेंद्र गायब हो गए हैं और ढूंढने में उनकी मदद कीजिए। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और अपनी तलाश शुरू की। 24 घंटे गुजरते गुजरते, यानी अगले रोज़ 23 नवंबर को, इसी महीने इसी साल की बात कर रहा हूँ, 23 नवंबर को राजेंद्र की लाश मिल गई, उनकी बॉडी मिल गई। और उनकी बॉडी मिली गुरुग्राम के पास में ही रेवाड़ी नारनौल रोड पर। यह गुरुग्राम के पास हरियाणा के ही अलग अलग टाउनशिप है जिनको कनेक्ट करने वाली एक सड़क है जिसे रेवाड़ी नारनौल रोड कहते हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे उनकी लाश पड़ी हुई थी। लाश पर कोई विजिबल इंजरी मार्क नहीं थे जिसे देखकर ये लगे कि उन्हें कोई चाकू या गोली जैसी चीज़ मारी गई है, लेकिन लाश को देखने से एक क्लियर लग रहा था कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि जिस तरह से लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी वो नॉर्मल डेथ के मामले में हो नहीं सकती। और ख़ासकर तब जब एक आदमी घर से निकलता हो, कहीं काम पर जाता हो, घर वापस आता हो, एक रूटीन में हो और अपने साथ अपनी गाड़ी लेकर चलता हो। तो यहाँ जो है पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि राजेंद्र की हत्या हुई थी। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। अभी छानबीन आगे बढ़ी तब तक उनकी कार जो है एक हाईवे के सर्विस लेन के किनारे खड़ी हुई मिल गई, और वो भी लावारिस हालत में। उस कार की जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो ये देखा कि उस कार में राजेंद्र के अलावा और कई लोगों के, और ख़ासकर महिलाओं के भी बाल पड़े हुए थे और कुछ दूसरे बॉडीली डिपॉजिट्स कह लें, और कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिन्हें पुलिस ने एविडेंस के तौर पर उस कार से कलेक्ट किया। एक और ख़ास बात पुलिस ने ये गौर की कि राजेंद्र की जो लाश थी
उस लाश से उनके सोने की चेन भी गायब थी, यानी उन्होंने जो गले में चेन पहन रखी थी वो नहीं थी। तो इससे पुलिस को ये भी लग रहा था कि शायद उनकी हत्या के पीछे लूटपाट की कोई वजह हो। लेकिन ये लूटपाट किसने की, ये कोई रैंडम लूटपाट की घटना है जिसमें रॉबर्ट्स ने उनको निशाना बनाया, या फिर इसके पीछे कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, पुलिस को अभी ये पता करना था। अब क्राइम ब्रांच ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ही पूरे मामले की शुरुआत हुई। सबसे पहले राजेंद्र के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई गई और पुलिस ने ये देखने की कोशिश की कि राजेंद्र की किन से फ्रिक्वेंटली बातचीत होती थी और हाल के दिनों में उनकी किससे बातचीत हो रही थी और किससे लंबी बात हो रही थी, किससे छोटी बात हो रही थी। तो पुलिस ने जब CDR निकलवाई तो कई सारे नंबर निकले, सैकड़ों नंबर निकले। किसी भी आदमी की सैकड़ों लोगों से बातचीत होती है, कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन इन्हीं में एक पर्टिकुलर नंबर था जिस नंबर पर राजेंद्र की बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत होती थी और इत्तेफाक से 22 तारीख को जब ये गायब हुए थे तब इनके फ़ोन पर जो लास्ट कॉल थी वो भी उसी नंबर से थी। पुलिस ने अब उस नंबर के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो नंबर गुरुग्राम की ही एक महिला का है जिसका नाम है सुषमा। अब ये सुषमा 22 साल की एक महिला थी जो IMT के सेक्टर 1 की रहने वाली थी। पुलिस ने जब सुषमा के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो शटरिंग का काम करती है। शटरिंग का काम बहुत सारे लोग शायद न जानते हों, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ कलीग्स से पूछा कि भाई शटरिंग का काम क्या होता है, तो वो तुरंत इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी कोई इमारत या बिल्डिंग खड़ी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बांस बल्लियों से पहले एक ढांचा तैयार किया जाता है, ऊपर लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं, लोहे की रॉड बांधी जाती है। तो ये जो काम है बड़े शहरों में, गुरुग्राम, दिल्ली में मैंने देखा है कि उसमें बांस बल्लियों का इस्तेमाल कम बल्कि लोहे के पाइप्स के सहारे और नट बोल्ट के सहारे वो स्ट्रक्चर पहले खड़ा किया जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम है उसे शटरिंग का काम कहते हैं। तो ये सुषमा जो है एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर थी जो शटरिंग का काम करती थी और इसके साथ इनकी राजेंद्र की काफ़ी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने सुषमा को अभी हिरासत में नहीं लिया था, लेकिन सुषमा के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही थी। इसी बीच पुलिस ने राजेंद्र की जो CDR थी उसका जब पुलिस और मुआयना कर रही थी तो पुलिस ने देखा कि राजेंद्र के CDR में तो नहीं, लेकिन सुषमा का जो CDR था उसमें उन्होंने देखा कि एक और आदमी जिसका नाम अनिल है उसके साथ भी सुषमा की बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत हो रही थी। और ख़ासकर 22 नवंबर को जब राजेंद्र गायब हुए थे अपने घर से निकलने के बाद, उस दिन भी अनिल के साथ सुषमा की कई बार बातचीत हुई थी। और ख़ासकर जिस वक्त आखिरी कॉल सुषमा ने राजेंद्र को किया था उसी वक्त उसकी अनिल से भी बातचीत का एविडेंस पुलिस को मिल रहा था CDR की जांच में। प्लस सुषमा और अनिल के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी तकरीबन एक ही जगह नज़र आ रही थी। ये सारी बातें इंडिकेट कर रही थी, या फिर ये कहें कि इशारों इशारों में ये कह रही थी कि राजेंद्र की गुमशुदगी से सुषमा के साथ साथ अनिल का भी कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। पुलिस अब इन दोनों को रडार पर ले चुकी थी, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया था। पुलिस ने थोड़ी और गहराई से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तब पुलिस ने देखा कि आखिरी बार जो ये कॉल राजेंद्र को की गई थी उसके बाद सुषमा और अनिल के साथ साथ एक और भी नंबर था जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्टिव था, जिस एरिया में राजेंद्र की भी लास्ट लोकेशन शो हो रही थी। और ये जो लोकेशन थी ये जगह कोई और नहीं बल्कि IMT सेक्टर 1 का वो इलाका ही था जहाँ पर सुषमा रहा करती थी। ऐसे में पुलिस को लग रहा था कि शायद सुषमा का घर ही वो आखिरी ठिकाना था जहां राजेंद्र जिंदा गए थे और शायद सुषमा के घर में ही राजेंद्र की जान ली गई। ये सारी चीज़ें जब टेक्निकल एविडेंस के तौर पर क्राइम ब्रांच को मिली तो फिर क्राइम ब्रांच ने देर नहीं की। क्राइम ब्रांच ने फ़ौरन एक एक करके पहले सुषमा को, फिर उसकी निशानदेही पर अनिल को और फिर सीमा को, इन सब को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की और फिर आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि सुषमा और अनिल और वो जो तीसरा नंबर वाला शख्स है वो एक महिला थी जिसका नाम है सीमा। इन तीनों ने राजेंद्र के कत्ल की बात कबूल कर ली। इन तीनों ने बताया कि उन्होंने 22 नवंबर को राजेंद्र की हत्या कर दी थी। अब राजेंद्र की हत्या क्यों की ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जानिए कि राजेंद्र की हत्या कैसे की। 22 नवंबर को सुषमा ने राजेंद्र को फ़ोन किया शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे और कहा कि वो उनके घर आ जाए, उनके साथ बैठकर कुछ बात करनी है और उन चाय पर बातचीत होगी।
राजेंद्र की चूंकि सुषमा से पहले भी बातचीत होती थी, कुछ बिजनेस टर्म था, मिलना जुलना था, तो राजेंद्र को किसी अनहोनी का अंदाज़ा नहीं था। राजेंद्र सुषमा के घर पहुंचे। वहां पर सुषमा के अलावा उसके घर में पहले से ही अनिल नाम का एक नौजवान मौजूद था और साथ ही सीमा नाम की एक और भी महिला थी। राजेंद्र के घर पहुंचने के बाद सुषमा और सीमा ने राजेंद्र की अगवानी की, उन्हें घर में बिठाया और अनिल जो लड़का था उसे कहा कि भाई चाय बना कर ले आओ। अनिल किचन में गया सबके लिए चाय बनाने और पर्टिकुलरली एक कप में उसने नशीली दवा मिला दी चाय के एक कप में, और वही चाय का कप डेलिबरेटली जानबूझकर उन तीनों ने मिलकर राजेंद्र को दिया और राजेंद्र अनजान उसने वो चाय पी ली। चाय पीते ही उस पर नशा सा छाने लगा। उसमें चूंकि नशीली दवा मिली हुई थी, प्रोबेबली नींद की गोलियां थी, तो उसे नींद आ गई। वो वहीं पर निढाल हो गया सोफे पर जहां बैठा हुआ था। इसके बाद सुषमा ने अकेले उसको स्ट्रैंगुलेट किया, गला घोंट कर उसकी जान ली और अनिल और सीमा उसकी मदद करते रहे। जब कत्ल हो गया तो सुषमा ने और अनिल ने मिलकर सीमा से कहा कि वो अब जा सकती है। सीमा वहाँ से अपने घर चली गई और इसके बाद राजेंद्र की बॉडी जो है उसी की कार में लेकर ये दोनों निकले और निकलने के बाद इन्होंने पहले राजेंद्र की लाश वहीं मैंने आपको बताया था रेवाड़ी नारनौल रोड पर फेंकी सड़क के किनारे, और फिर उसकी कार को हाईवे के किनारे सर्विस रोड पर फेंक कर लावारिस छोड़कर, कार को तो लावारिस छोड़ा जाएगा, छोड़कर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। इस तरह उन्होंने बमुश्किल 1 घंटे के टाइम स्पैन में एक शख्स की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने भी लगा दी। इनको यकीन था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है लाश फेंकते हुए या फिर राजेंद्र की हत्या करते हुए। अब पुलिस तो जांच कर रही थी और पुलिस कैसे इन तक पहुंची ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल यह है कि सुषमा ने राजेंद्र की हत्या क्यों की। तो इसके पीछे वजह थी 10 लाख रुपए की। असल में राजेंद्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेसमैन थे, एक कारोबारी थे और उनके पास हार्ड कैश भी रहता था। राजेंद्र ने कमेटी डालने के लिए सुषमा को कभी 10 लाख रुपए दिए थे। अब कमेटी डालना क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ये एक पूंजी स्कीम या चिट फंड जैसी चीज़ होती है जहाँ पर सारे लोग एक साथ कुछ पैसे एकोमुलेट करते हैं, जमा करते हैं और फिर बारी बारी से चिट निकाली जाती है। और मान लीजिए अगर 5 आदमी 10-10 लाख लगा रहा है तो हर महीने अगर मान लीजिए वो पैसे दे रहा है तो हर महीने 50 लाख रुपए जो है वो एकोमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब जिसके नाम से चिट निकलती है पहले उसे वो 50 लाख दे दिए जाते हैं, तो एक तरह से उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो कमेटी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका चलन है, खासकर कारोबारियों के बीच में। पंजाब में तो बहुत घनघोर चलन है कमेटियों का। तो खैर ये सुषमा जो है वो कमेटी डाला करती थी और सुषमा को कमेटी डालने के लिए ही राजेंद्र ने 10 लाख रुपए दिए थे। अब सुषमा जो है उसने ये 10 लाख रुपए कमेटी में डालने की जगह खर्च कर दिए। इसके बाद जब राजेंद्र ने अपने पैसे वापस मांगने की शुरुआत की तो सुषमा ने पहले झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और उसके बाद जो है वो लगातार टालने लगी। अब राजेंद्र भी जो है धीरे धीरे एनॉयड होने लगा था, गुस्सा होने लगा था। उसे लग रहा था कि सुषमा उसके 10 लाख रुपए हजम करना चाहती है, तो उसने सुषमा पर दबाव थोड़ा बढ़ा दिया। इस पर सुषमा ने एक झूठी कहानी सुनाई और उसने कहा कि उसकी एक सहेली है, एक दोस्त है जिसका नाम है सीमा, और उस सीमा को उसने ज़रूरत के वक्त वो 10 लाख रुपए दिए थे। सीमा से वो रुपए लेकर आपको जल्दी ही लौटा देगी, ऐसा सुषमा ने राजेंद्र से कहा। अब राजेंद्र चूंकि अपने रुपयों को लेने के लिए रिलक्टेंट था, वो चाहता था कि रुपए उसे मिले, तो उसने सुषमा से कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे सीमा से मिलाओ, मैं उससे बात करता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे रुपए हैं, दो, सुषमा से तुमने जो लिए हैं वो मेरे पैसे हैं। ये बात जब सुषमा ने सुनी तो वो तनाव में आ गई। उसे लगा कि अगर कहीं सीमा से राजेंद्र ने बातचीत कर ली और कहीं मिल लिया तो फिर उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो घबरा गई। फिर उसने तय किया कि वो सीमा को इस साजिश में शामिल करेगी और राजेंद्र को रास्ते से हटाएगी। उसने सीमा को कन्विंस किया और कहा कि वो उसे 50,000 रुपये देगी और इस 50,000 रुपये के बदले में उसे सिर्फ राजेंद्र से कुछ देर तक बातचीत करनी है और बातचीत में उसको उलझाना है। जब तक वो बातचीत में उसे उलझाए रखेगी तब तक राजेंद्र का वो काम तमाम कर देंगे। सीमा इस बात के लिए तैयार हो गई। मीटिंग पॉइंट तय हुआ सुषमा का घर। 22 नवंबर को सुषमा ने राजेंद्र को फ़ोन करके अपने घर ये कहते हुए बुलाया कि सीमा मेरे घर में मौजूद है, आप चले आइए। सीमा ने जो रुपए ले रखे हैं उसके बारे में आपसे मैं उसकी बातचीत भी करवा देती हूँ।
और जल्द से जल्द आपको रुपए दिलवाने के लिए कमिटमेंट करवाती हूँ। राजेंद्र को उम्मीद नज़र आई कि 10 लाख रुपए शायद मिल जाए, तो राजेंद्र इसी उम्मीद से सुषमा के घर पहुँचे। उन्हें अपने अंजाम का नहीं पता था। घर में सीमा पहले से मौजूद थी और साथ ही मौजूद था वो लड़का भी जो सुषमा का दोस्त है, अनिल जिसका नाम है। वो भी सुषमा के साथ मिलकर ही कुछ बिजनेस किया करता था। तो अनिल, सुषमा और सीमा, इन 3 लोगों ने मिलकर इस कत्ल की साजिश रची थी। राजेंद्र जैसे ही वहाँ पहुँचे, अनिल ने उन्हें नशीली चाय पीने के लिए दी। नशीली चाय पीते ही राजेंद्र बेहोश हो गए। सुषमा ने गला घोंटकर राजेंद्र की हत्या कर दी। सीमा का काम हो चुका था। सीमा को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। सीमा को उन्होंने घर भेज दिया और इन दोनों ने मिलकर राजेंद्र की लाश ठिकाने लगा दी। लेकिन ठिकाने लगाकर उन्हें ये गुमान था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज की तारीख में इतने सारे सबूत अपने आप जनरेट होते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल ये सोचता है कि वो बहुत चालाक है और पूरे जतन के साथ कोई क्राइम को अंजाम दे रहा है, कभी नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। और आखिरकार सुषमा और उसके दोनों साथी एक शख्स के कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये थी पूरी कहानी जो दिल्ली के करीब गुरुग्राम की थी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज कुछ और दर्शकों के नाम और कमेंट्स में पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द मेरे इस प्रोग्राम की टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली शाम को 7 बजे अब मैं आप लोगों से मिला करूंगा अपने इस पेशकश, इस कहानी को लेकर। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ शाम को 7 बजे ज़रूर वक्त निकालकर मेरे इस प्रोग्राम को, इस शो को देखिएगा। अगर आप एग्जैक्टली उसी वक्त पे नहीं भी देख पाते हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप कम से कम समय निकालकर बाद में ही सही मेरे इन वीडियोज़ को देखें और पहले की तरह ही मुझे अपना प्यार देते रहें। आइए कुछ कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। आई एम सॉरी। पालघर की घटना पर भी रिपोर्ट दीजिए, एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं, SDO 12 के नाम से हैं। पुष्पिंदर सिंह ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, सुप्रतिम सर तुसी बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपकी बोलचाल के लहजे का काहिल हूँ और मैं आपकी स्टोरी रेगुलर सुनता हूँ। लव यू फ्रॉम पुष्पिंदर सिंह फ्रॉम मुक्तसर पंजाब। इन्होंने भी गुरमुखी में लिखी है। मैंने कल बताया था कि गुरमुखी में पढ़ना जानता हूँ और मतलब जब गुरमुखी के लिखे हुए टेक्स्ट आते हैं तो मुझे पुराने दिन भी याद आते हैं। और मतलब चूँकि रोज़ तो प्रैक्टिस में नहीं है, गुरमुखी रोज़ तो नहीं पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अपने आप को एक तरह से, जिसे कहते हैं ना, जो भी स्किल आपके पास है उसको ब्रशिंग हो जाती है उसकी। गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है, ये लुधियाना से है। इन्होंने जय हिंद कहा है। दीदारुल बापू ने कहा है कि अपने देश में लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। और इन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट भी किया है। उन्होंने कहा कि स्टोरी के एनालिसिस करने में आप माहिर है, ऐसा इन्होंने मेरे लिए लिखा है। थैंक यू वेरी मच सर। आप थोड़ा फैशनेबल क्लोथ्स ट्राई किया कीजिए, आप एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट कीजिए, इट विल डू वेरी वेल। फरीन जाफरी ने ये कहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने कंसर्न हैं और इतने मतलब जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द वे जाकर मेरे लिए सोचते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैं पर्सनली ना बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूं और मुझे कोई बहुत फ्लैशी जैजी कपड़ों का भी शौक़ नहीं है। मेरा बस चले ना तो मैं बिल्कुल एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स में ही पूरी ज़िंदगी निकाल दूं। मतलब मैं खाली हाथ रहना, घूमना फिरना ही पसंद करता हूँ। कोई चीज़ कैरी करना और बहुत अच्छे कपड़े पहनना, इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। हर आदमी की अपना वे ऑफ लिविंग होता है, आपको पता होगा। तो ये मेरा तरीका है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कैमरे पर लोगों के सामने आना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होना पड़ता है। तो चलिए, अपने वार्डरोब के बारे में मैं नए सिरे से सोचूंगा। थैंक यू वेरी मच फरीन आपका इस सजेशन के लिए। वेदांत अग्निहोत्री ने भी कमेंट किया है। ये लिखते हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से ये कमेंट कर रहे हैं। वेदांत की ID से उन्होंने कमेंट किया। नजीबुल्ला अंसारी ने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा बहुत अच्छा जजमेंट है, उन्होंने लिखा है। रेगुलर लिसनर फ्रॉम दार्जिलिंग, मातृका लेप्चा इनका सरनेम है मतलब नाम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका। LK फैशन रेगुलर कमेंट करते हैं। विजेंद्र सिंह जी, शम्स ताहिर जी, सुप्रतिम जी की मेहनत रंग लाई और क्राइम तक के 11 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, धन्यवाद। ये PK चंद्रा लिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद 90-95% मेहनत जो है वो शम्स सर की ही है। मैं अपने आप को सिर्फ 5% में रखता हूँ, शायद उससे भी कम, क्योंकि हमारी टीम के बाकी मेंबर्स भी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनीवे, आपकी हौसला अफजाई है। थैंक यू वेरी मच चंद्रा साहब। मोहम्मद मसूद ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा शमीम अहमद साहब ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका।
अमृत जी का कमेंट है। ऑफिशियल सतीश के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, सर आप सही कहा, हमारे सिस्टम में बहुत कमियां हैं, उन्होंने कहा। मुबीन सलमानी का कमेंट है, उन्होंने गॉड ब्लेस यू लिखा है। भगवती छेत्री, ये भूटानीज़ या नेपाली भूटानीज़ ही सर्विस में ही, इंडियन नॉट अलाउड, आई ऑल्सो फ्रॉम नियर भूटान बॉर्डर सर। उन्होंने, अच्छा वो बता रहे हैं कि वो भूटान बॉर्डर के करीब हैं भगवती छेत्री। एनीवे, जिस घटना के बारे में मैंने प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक क्रिमिनल, एक अपराधी जो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो एक पेड़ पर चढ़ गया था, अगर पेड़ पर नहीं चढ़ता तो उसके जुर्म की वो कहानी सामने नहीं आती जो वो पहले कर चुका था। क्यों वो पेड़ पर चढ़ा और क्यों जुर्म की उसकी पुरानी कहानी सामने आई, और क्यों पेड़ पर चढ़ने का वो फैसला उसके लिए सजाए मौत की वजह बना, ये अजीब कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कारा क्रिएशन के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। और श्रेष्ठ शर्मा डीएस भक्ति के नाम से ये कमेंट करते हैं, राधे राधे जी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है। बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, हमारे दर्शक हैं। राजीव कुमार गिरी, आप झारखंड के रांची के सेंट जेवियर कॉलेज की कहानी सुनाइए। तो सेंट जेवियर कॉलेज में ऐसा क्या हुआ है राजीव कुमार जी, अगर आप मुझे कमेंट करके बता पाएँ या मेल कर पाएँ crimetak.com पर, crimetak@aajtak.com पर, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। मोहम्मद दिलशाद ने भी कमेंट किया है। प्रशांत सिंह दिलवर का कमेंट है। जय श्री राम ये लिखते हैं। मिथुन मजूमदार ने गुड स्टोरी लिखा है। सराउंडिंग न्यूज़ मुकेश यादव अनूपपुर से हैं। और इसके अलावा योगा विथ विकास सुशील कुमार, होमी राय, भूपेंद्र वालेचा का कमेंट है। और शैतान सिंह साधु हैं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, बहुत दिनों के बाद इनका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। रीना राज लव के नाम से आईडी है। पूर्णिमाज किचन, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये लिखा है कि स्टोरी सुनते सुनते कुकिंग करना अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच सर। नवीन दर्जी ने भी कमेंट किया है। जगदीश चांडेगड़ा जी रेगुलर कमेंट करते हैं गुजरात से। राहुल कुमार और रियल स्पोर्ट्स, इन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसके अलावा दीपक हीरा जी ने कमेंट किया और उन्होंने गुरमुखी में कमेंट किया, तो वो तो मैं पढ़ूंगा ही। ये लिखते हैं, सत श्री अकाल सुप्रतिम पाजी, अज तुसी एक पंजाबी विच द गुरमुखी विच लिखिया कमेंट पढ़िया ਤਾਂ मैं भी सोचिया कि मैं भी कमेंट पंजाबी विच कमेंट करा। सतनाम वाहिगुरु सतगुरु सानू सारिया नू चढ़दी कला विच रखे, ऐसा इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच दीपक हीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। और जब आप अपनी भाषा में कमेंट करते हैं, मैं सारी भाषाएं तो नहीं पढ़ सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन जो भाषाएं पढ़ लिख या बोल सकता हूं, उन भाषाओं में जब आप कमेंट करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप कितना अपनापन महसूस करते होंगे। तब इस तरह का कमेंट जो है आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, तो मैं उस वार्मथ को, हमारे रिश्ते की वो जो गर्माहट है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। एनीवे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।